चलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चलो, 2 बच्चे और जुड़े। चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है और उसके डिफरेंट फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। कोई मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है। बच्चों, जो मैग्नेटिक मटेरियल है बहुत सारे एटम से बना हुआ है। और इस ईच एटम का एक डायपोल मोमेंट होगा। मतलब इसका एक डायपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो एटम को मैग्नेटिक मोमेंट क्यों है? व्हाई एन एटम हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट? क्या सारे एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा या कुछ के पास नहीं होगा? बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है बच्चों। corresponding to that it will have a spin magnetic moment. At certain value HC वर्मा से देख लेना 9 point something into 10 to the power minus 21 24 ऐसा कुछ आता है। सो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है एक फिक्स वैल्यू है, इतना है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस।
बच्चों चार्ज अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स दिस कंस्टिट्यूट करंट कैरिंग लूप। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उस ऑर्बिटल मोशंस के कारण एक करंट कैरिंग लूप है, एंड दिस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। Corresponding to this, there is a magnetic moment, and nucleus have also some magnetic moment. बट इसका वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है, छोटा होता है कंपेयर टू दिस टू। तो बच्चों किसी एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका 3 फैक्टर है। पार्थ समझ में आ रहा है ये चीज? किसी एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों, उसका 3 फैक्टर, तीनों का कारण होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा net will be vector summation of all the above 3. ओके सर, क्या कोई भी एटम है सबके पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है? नो, सारे एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, बिकॉज एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, सो दे कैन कैंसिल ईच अदर। जो म्यूएस भी होता है बच्चों, वो प्लस माइनस ही होता है, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा है, स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पेयर वाइज कैंसिल करते हैं। तो अगर बच्चों मोस्टली जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या कर लेगा, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। अनपेयर्ड होगा उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट of an atom may or may not be 0। एकदम बच्चों ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट है जो बच्चों एटम का, कुछ टाइप के एटम का 0 होगा, कुछ टाइप का एटम का 0 नहीं होगा। On this basis we can categorize 2 types of material। एक मटेरियल में जिस एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, 0 हो। One type is, बच्चों एक मटेरियल हुआ जिसमें एटम विल हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट। एक होगा एटम हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। दो टाइप का मटेरियल।
कोई बता सकता है कि इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं बच्चों? वैसा मटेरियल जिसमें एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया गार्गी। ये गार्गी को लगता है डांट पड़ी है भयंकर, बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा जवाब दे रही है ना। तुझे तो सब आता है तो पहले क्यों नहीं देती थी गार्गी? बच्चों एक दूसरा हुआ जिसमें मटेरियल के पास जो मटेरियल जिस एटम से बना हुआ एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। सो उसमें भी दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक टाइप को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इस दो टाइप के मटेरियल। लिख लिया, मिटा दो। अब किसको पैरा कहेंगे, किसको फेरो कहेंगे? डाया तो समझ में आ गया। मिटा दो इसको। पूजा राउत लिख लिया? यस सर। ठीक है। हम लोग बात करें बच्चों, सपोज एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें एटम जो है इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, बट इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो एक दूसरा बगल वाला एटम है उसका इधर है, तीसरे का इधर है, चौथे का इधर है, पांचवे का इधर है। दैट मीन्स एटम्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। मैग्नेटिक मोमेंट जो है मटेरियल में वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। Atoms are randomly oriented, so net magnetic moment of any volume becomes 0. हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, बट नेट क्या हो जाएगा? इफ यू कंसीडर एनी वॉल्यूम, वेक्टर समेशन 0 हो जाएगा। If we apply some external field, if we apply some external field, external magnetic field, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है? अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड B है और एक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, तो इस पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। किधर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो एक्सटर्नल फील्ड will try to align magnetic moment in the direction of field.
क्या होगा, ये चाहेगा कि इसको अलाइन करे बच्चों। अब सपोज एक्सटर्नल फील्ड हमने इधर अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों बड़ा कॉन्सेप्चुअल, एक बार सुन लिए ना तो ये इसके सवाल भी कर लोगे और पूरा याद हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा इधर था तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण थोड़ा ये इधर हो जाएगा, ये भी थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया और सारा का सारा मैग्नेट इधर अलाइन हो जाएगा। अब कितना अलाइनमेंट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Alignment will depend on value of V applied. बच्चों कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस पे अलाइनमेंट डिपेंड करेगा। Greater the intensity, more will be the alignment. लिख लेना, greater the intensity, more will be alignment. सो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट होगा। सो ड्यू टू अलाइनमेंट for any volume there will be a net magnetic moment. इधर in the direction of external magnetic field. ठीक है बच्चों, इसी को अलाइनमेंट को बोलते हैं बच्चों कि जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया। मटेरियल गॉट्स मैग्नेटाइज्ड। अब अगर ये टोटल वॉल्यूम सपोज इस मटेरियल का V है और ड्यू टू अलाइनमेंट इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट M हो गया है, तो कहेंगे कि ये मैग्नेटाइज हो गया और मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। and this is denoted by I. Magnetic moment per unit volume is called magnetization vector and denoted by I. ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का यूनिट बता सकते हो क्या? What will be the unit? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का क्या यूनिट है? मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट मुझे लगता है पता होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और ये मीटर क्यूब, तो एम्पियर मीटर हो जाएगा। यस सर। गुड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों? 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। सो मुझे सिर्फ ये बताना, ये मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर क्यूब, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट, तो ये बच्चों आई वाला यूनिट हो गया। क्या आई का यूनिट और बी का यूनिट सेम है क्या? सो आई का यूनिट बी के साथ मैच कर रहा है कि आई का यूनिट बी बाई म्यू के साथ मैच कर रहा है? बी बाई म्यू। बी बाई म्यू के साथ मैच कर रहा है। तो ये ध्यान देना, ये अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया बच्चों? मैग्नेटाइजेशन इज कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है ना? बच्चों मैंने कहा कि ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड ये मैग्नेटाइज हो गया, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन v जो डेवलप हुआ उसी को I कहते हैं। अब मतलब ये एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये m सपोज पोल स्ट्रेंथ हो गया, अलाइन हो गया, सोचो एक मैग्नेट जैसा पोल स्ट्रेंथ हो गया। तो अगर m इंटू एल, ये डिस्टेंस सपोज l है और ये क्रॉस सेक्शन लिया a है, तो m को बोलेंगे बच्चों m इंटू एल, और v हो जाएगा बच्चों a इंटू एल। तो I का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? मतलब अगर ये मैग्नेट जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया बच्चों, तो ये मैग्नेटाइजेशन जो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। लिख लो इसको। मिटा रहा हूं इसको बच्चों। अब एक चीज समझना बच्चों, अगर ये माइनस m है और एक प्लस m है, सारे बच्चे ध्यान देना, पहले क्या था, ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, पहले ये न्यूट्रल था, मतलब अलाइनमेंट जीरो था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, बट ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड इसका अलाइनमेंट होगा, ड्यू टू द अलाइनमेंट ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बिहेव करने लगेगा, ऐसा बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। If you remove the external field, atoms again becomes random और net magnetic moment जीरो हो जाएगा। मतलब कैन बी
से दैट कि ये कैसा बिहेव करेगा बच्चों, एक टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। एक्सटर्नल फील्ड है तो इसमें पोल जनरेट हो गया, हटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। अभी जब पोल जनरेट हुआ तो ऐसा मैग्नेट बिहेव कर रहा है। अब एक आइडिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था बच्चों कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, फील्ड लाइंस कैसा होता है इस परमानेंट मैग्नेट का, मैग्नेट्स का फील्ड लाइंस कैसा होता है। तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है बच्चों, साउथ पोल पे अंदर आता है, और अंदर में कैसा होता है, साउथ से निकलता है नॉर्थ पे जाता है, उल्टा होता है अंदर में। मतलब ये फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाते हैं। तो ड्यू टू दिस अलाइनमेंट, इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बच्चों, और एक्सटर्नल फील्ड। तो इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा बताओ, एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगा, एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा होगा, या एक्सटर्नल फील्ड से कम होगा इस पॉइंट पर, कोई बता सकता है? दिस इज द बेसिक आइडिया बच्चों मैग्नेटिज्म का। नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर ड्यू टू अलाइनमेंट के कारण क्या हो जाएगा, विल इट बी कम होगा। ग्रेटर और लेसर? और तुम लोगों को डाइलेक्ट्रिक मैंने नहीं पढ़ाया, डाइलेक्ट्रिक सर ने पढ़ाए होंगे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे, प्रसाद गीते भी कुछ बता रहा। डाइलेक्ट्रिक में वहां भी क्या होता है बच्चों, अलाइनमेंट होता था, यहाँ पे माइनस थोड़ा, यहाँ प्लस। डाइलेक्ट्रिक में एक्सटर्नल फील्ड ई था, ई नॉट, सपोज नेट फील्ड जो हो जाता था वो हो जाता था ई नॉट बाई के कोई बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेट फील्ड कम हो जाता था, याद आ रहा है? एक्सटर्नल फील्ड इधर और ये माइनस ये प्लस, इंड्यूस के कारण, अलाइनमेंट के कारण, पोलराइजेशन के कारण इधर होता है। पोलराइजेशन कारण ये नेट इधर, सॉरी एक्सटर्नल इधर, सो ई नेट जो हो जाता था बच्चों, ई नॉट माइनस ई पी हो जाता था, बिकॉज ई पी अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ई इज लेस देन ई नॉट। एम आई राइट बच्चों? व्हाट विल हैपन टू हियर, कोई बताए? मैं फास्ट बोल रहा हूं क्या? गार्गी ने बताया बराबर होगा, प्रसाद ने बताया कम होगा। सृष्टि, राशि, यार तुम लोग बताओ तो डांट पड़ेगी। सृष्टि तो है भी नहीं सर, नहीं है। गौरी, गौरी भी नहीं होगी, गौरी है, गौरी पाटिल। जो नेट फील्ड होगा वो कैसा होगा? मैंने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाला बता दिया। अपूर्वा, कैसा होगा नेट फील्ड? अगर तुम लोग नहीं बता पा रहे हो मतलब सुन ही नहीं रहे थे। गार्गी लगता है मेंटोस खाई है, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अपूर्वा तो नींद नहीं है। बच्चों कितना प्यार से बता रहा हूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल में व्हाट इज द स्ट्राइकिंग डिफरेंस, व्हाट इज द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बच्चों, दोनों में क्या है? एक में सेम डायरेक्शन में और एक में ऑपोजिट। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अभी अभी बता दिया कि एक्सटर्नल फील्ड इधर लगाया, इसमें कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो गया था अपूर्वा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो है इस डायरेक्शन में, इंड्यूस के कारण, पोलराइजेशन के कारण इधर अपोज कर रहा है, तो नेट कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट हियर? तो क्यों नहीं देख रहा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण जो हुआ उसमें भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में है, और एक्सटर्नल भी इधर है,
और मैग्नेटाइजेशन के कारण भी इधर है। सो व्हाट अबाउट नेट? मानसी का भी दिमाग की बत्ती जला है। नेट विल बी ग्रेटर, एम आई राइट बच्चों? Yes. बच्चों समझ के बोल रहे हो या मैं जो बोल रहा हूं उससे बता रहे हो? अब डायलेक्ट्रिक मैंने नहीं पढ़ा इसलिए बहुत ज्यादा डांट नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि डायलेक्ट्रिक में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बच्चों जो मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में है जिधर एक्सटर्नल फील्ड है। दैट मींस ये सपोर्ट करेगा। दैट मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बढ़ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कितना इंक्रीज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? अलाइनमेंट कितना हुआ है, कितना अलाइनमेंट हुआ है। तो आगे बढ़े। So in case of, ऐसे बोलते हैं बच्चों, पहले तो जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है एंड बी इट्स नॉट ऑफ सेम यूनिट। ये दोनों क्वांटिटी एक्चुअली डिफरेंट है। तो आई से मिलता जुलता क्या होता है बच्चों? तो उसको बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो पहले एक टर्म डिफाइन करता हूं बच्चों, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड दिस इज डिफाइंड एट H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट। H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट। अब ये H क्या है वो बताता हूं। बच्चों सोचो कि एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है B। तो B होता है बच्चों म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो एक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस किया। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इट हैज प्रोड्यूस्ड, तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस किया बच्चों B अपॉन म्यू नॉट, सुनना इस बात को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो ये प्रोड्यूस किया है B अपॉन म्यू नॉट, दैट मींस N इनटू I। तो ये करंट के कारण इतना इंटेंसिटी यहां पे है। नाउ अगर मैं कहूं कि यहां पे एक मैग्नेटिक मटेरियल लाके रख दिया, आयरन कोर लाके रख दिया, अगर बच्चों आयरन कोर लाके रख दिया तो एक्चुअली में यहाँ पे एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसने प्रोड्यूस किया है और इसके कारण मैग्नेटाइजेशन होगा तो यहाँ का फील्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन H will remain same if medium is changed। ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों समझना। if medium is changed B will change but H will remain same।
but H will remain same. H will not depend, magnetic intensity will not depend upon the medium, जो है वही रहेगा. Is it clear? तो बच्चों जो डिफरेंस देखना, एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है बच्चों, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी. एंड अगर कोई मटेरियल में हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी H अप्लाई किया है, अगर किसी मटेरियल में हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या B की जगह मैं कहूंगा H बच्चों, बिकॉज H इनवेरिएबल, यहाँ पे H है, यहाँ भी H रहेगा, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, एंड मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं काई. Chi, and this is called susceptibility. Magnetic susceptibility. लिख लो इसको, magnetic susceptibility. And this chi depends upon the material. बच्चों अगर एटम जो अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट बहुत इजीली हो, अलाइनमेंट इजीली हो, तो ये जो काई है, जो ससेप्टिबिलिटी है बच्चों, वो क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? सर वापस बोलिए, क्या फिर से बोलो? जो आपने पूछा. मैंने बोला गार्गी कि अगर एटम्स जो है, मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है एटम के पास, वो एटम्स इजीली अलाइन हो जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस मटेरियल का काई क्या बोलेंगे? उस मटेरियल का काई बड़ा होगा या छोटा होगा? बाकी बच्चे कुछ बोलते ही नहीं, एकदम चुपचाप रहते हैं. तुम लोग बैठे भी हो कि नहीं हो? पार्थ अब्बद, यस सर. मैग्नेटाइजेशन जो है प्रोपोर्शनल टू, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. तो अगर काई बड़ा होगा बच्चों, तो आई बड़ा होगा. मैंने कहा कि इजिली अलाइन हो, इजिली अलाइन हो मतलब आई ज्यादा होगा, इसका मतलब काई ज्यादा होगा. ये तो पूछ रहा हूं. तो गार्गी तो क्यों नहीं जवाब दी, उल्टा क्यों जवाब दी? सर वो रेशियो देख लिया मैं. ठीक है. सब बच्चों आते हैं हम लोग बच्चों, 3 टाइप का मटेरियल बताया था. एक डायामैग्नेटिक, इसमें 2 बताया बच्चों, पैरामैग्नेटिक, और ये बताया फेरोमैग्नेटिक. बच्चों डायामैग्नेटिक में हमने क्या बताया कि एटम डज नॉट हैव परमानेंट
magnetic moment. But if external field is applied, if external field is applied, a temporary magnetic moment is induced. बच्चों बच्चों बताओगे कि सर ऐसा कैसे? तो तुम लोग बच्चों डाइलेक्ट्रिक देखो, चूंकि डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं पढ़ाया तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूं। डाइलेक्ट्रिक में भी दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता था बच्चों, एक होता था पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता था नॉन पोलर। मतलब एक टाइप का मटेरियल जो पोलर है, वहां भी अलाइनमेंट सर ने बताया होगा, और एक नॉन पोलर, दैट मींस सपोज हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो है यूनिफॉर्म है और न्यूक्लियस बीच में, एक ही पोल है। पोलर में हो गया सपोज बच्चों HCl मॉलिक्यूल, इसमें डेल्टा प्लस यहाँ पे डेल्टा माइनस ऐसा रहेगा। तो वहां भी बच्चों अलाइनमेंट ऐसे ऐसे पढ़ाया गया होगा डाइलेक्ट्रिक में। सो अगर वहां कंफर्टेबल होगे तो यहाँ भी कंफर्टेबल होगे। तो डाइलेक्ट्रिक में नेट फील्ड कम होता था, पोलर रहता था, अलाइन हो जाता था। और यहाँ पे नॉन पोलर अगर है तो एक्सटर्नल फील्ड क्या होता था? एक्सटर्नल फील्ड एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट करता है। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स का डेंस जो क्लाउड है वो थोड़ा इधर शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज और न्यूक्लियस यहीं रह गया, तो एक टेम्पररी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। जैसे एक्सटर्नल फील्ड हटेगा, ये टेम्पररी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा एटम का। इन द सिमिलर वे, कोई एटम ऑल्दो नॉन मैग्नेटिक, मतलब उसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, बट एक्सटर्नल फील्ड विल इंड्यूसेस, एक्सटर्नल फील्ड क्या लिखा है? Some magnetic moment is induced. बच्चों कोई भी चीज इंड्यूस होता है, और अभी हम लोगों ने EMI नहीं पढ़ा है, लेंस लॉ नहीं पढ़ा है, बट तुम लोग जानते होगे अगर कोई चीज इंड्यूस्ड होता है उसका नेचर सिंपल ऐसा होता है कि जिस फैक्टर के कारण इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करना, जिस फैक्टर के कारण इंड्यूस हुआ उस फैक्टर को अपोज करना, लॉ ऑफ नेचर है। लेंस लॉ पढ़ेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर बच्चों तुम्हें कोई धक्का देता है तो तुम्हारा टेंडेंसी होता है कि बैक उसको पुश करना, कोई भी देख लो। तो यहां अगर कोई टेम्पररी मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस्ड हुआ एक्सटर्नल फील्ड के कारण, उसका नेचर होगा बच्चों की अपोज करना। इन दैट केस टेम्पररी डायपोल मोमेंट जो क्रिएट होगा बच्चों, वो इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो आई होगा, जो आई होगा, आई का मतलब ये, वो H के अपोजिट में हो जाएगा। मतलब जाई काई जो होगा, ये काई ससेप्टिबिलिटी, दैट विल बी नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा इंड्यूस करता है, उसका फैक्टर बहुत स्मॉल ये होता है, तो नेगेटिव एंड स्मॉल ये लिख लेना, नेगेटिव एंड स्मॉल।
यस गार्गी बोलो, क्या बोल रहे हो डायलेक्ट्रिक से रिलेट? सर आपने ये अभी जो भी बताया ना डाइलेक्ट्रिक का, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है सर सर ने। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बिना ऐसे पढ़ाई कैसे पढ़ा दोगे? कैपेसिटर नहीं पढ़ा बताया दिया, सर। हाँ तो कैपेसिटर में ये सब नहीं पढ़ा है? तुम लोग तो थ्योरी पढ़ाते रहे पूरा, तुम्हें तो बताया सर ने थ्योरी से। पर सर ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। डायलेक्ट्रिक में फील्ड क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पोलर नॉन पोलर, एनीवे देख लेना, HC11 भी लिखा हुआ है, पढ़ लोगे। तुम लोग भूल जाते हो, तुम ऐसे ही कहोगे दूसरे सर को भी, अरे मनीष सर ने तो कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसे ही से उड़ा दिया सब के ऊपर। ऐसे ही कुछ बच्चे बोले मनीष सर बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। सर सच में नहीं बताया। ठीक है देखते हैं। चलो मेरा तो कम से कम रिकॉर्डिंग हो रहा है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, हालांकि बीच बीच में रिकॉर्डिंग नहीं भी होता है बहुत सारी चीजों का। चलो बच्चों, तो क्या कर रहे थे, अभी ध्यान दो यहाँ पे गार्गी, कि इसमें इंड्यूस्ड होगा बच्चों, और देखो इंड्यूस का जो फैक्टर है ना वो हर एटम में होगा। दैट मींस जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका भी एटम में एक टेम्पररी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, फेरोमैग्नेटिक में भी टेम्पररी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा। दैट मींस ये वाला जो फैक्टर है बच्चों हर मटेरियल में है। तो एक स्टेटमेंट लिख लो बच्चों मेंस के लिए, नीट के लिए, कि ये जो इंड्यूस वाला फैक्टर है वो हर टाइप के मटेरियल में होगा। दैट मींस डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी diamagnetic property exists in all type of material, whether it is para, फेरो या डाया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सारे बच्चे नोट डाउन कर ले। मानसी गावस्कर लिख ली क्या? आज कम से कम इतना भी सीख लिया, चलो कुछ तो सीखा। क्या कहोगे, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अकर इन ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा कम होगा, बट इन केस ऑफ पैरा बच्चों, पैरा में एटम के पास एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी है। क्या है? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। सो वो क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप होगा इधर होगा ड्यू टू अलाइनमेंट। क्यों? ड्यू टू अलाइनमेंट। और एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा ड्यू टू द इंडक्शन। बट ये बच्चों बड़ा होता है, ये डोमिनेट करता है, इसलिए नेट जो हो जाता है वो इधर होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर x के डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जो काई होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। बट ये अलाइनमेंट बहुत इजी नहीं है, पॉजिटिव बट स्मॉल। बच्चों नोट डाउन करना है, अलाइनमेंट इजी नहीं होगा, थोड़ा होगा, बट सर्टेनली डाया को ओवरकम कर लेगा इजिली। तो पॉजिटिव होगा, स्मॉल होगा, ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक में बच्चों अलाइनमेंट इज वेरी इजी, वेरी इजी। मतलब ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगा है और सब अलाइन होने लगा, है ना। ये सब सिंसियर बच्चे हैं, टीचर्स ने थोड़ा सा कहा यार बच्चों पढ़ाई कर लो, हेल्प करो, सब बच्चे पढ़ना शुरू करें, एक दूसरे को भी हेल्प करना शुरू करें, दूसरे बच्चे को बोला यार तुम भी पढ़ाई करो, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है बच्चों, ये जो है सब ग्रुप में रहते हैं और बहुत इजीली अलाइन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दैट मींस इसका काई क्या होगा बच्चों,
पॉजिटिव एंड लार्ज। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया याद हो गया क्या? जयेश पांडे, मैं इतना स्लो पढ़ाया हूं, क्या ये याद हो गया? जयेश भाई, जयेश भाई, उसका माइक खराब है यार। कितना टाइम लगता है याद करने में यार? कितना सिंपल सा तो बताया। 3 टाइप का मैग्नेट होता है, डाया मैग्नेटिक। अब याद करोगे इतना टाइम थोड़ी है। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। काय का वैल्यू क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक के लिए निगेटिव एंड स्मॉल, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव एंड स्मॉल, फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव एंड लार्ज। मिटा दो इसको। बच्चों मैं फेरो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है बच्चों? रैंडमनेस नहीं होता है, कंप्लीट रैंडमनेस नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों क्या होता है? जो एटम के पास डायपोल मोमेंट है वो आपस में आसपास वाले ना सब अलाइन रहते हैं। ये सब ना ग्रुपिंग में रहते हैं, ग्रुप बनाए रहते हैं, पैच वाइज होते हैं। इसको बोलते हैं डोमेन। अब इतना बड़ा डोमेन का सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होता है। एटम्स जो होता है चाहता है सबको एक दूसरे कहते हैं सब हमारी तरफ अलाइन हो, थोड़ी दोस्ती करके रखते हैं। इधर वाला एक अलग ग्रुप है, इसका सबका सपोज ऐसा होगा मैग्नेटिक मोमेंट, इसका सपोज ऐसा होगा, कुछ भी एक एक्शन ले लो। इतने का सपोज ऐसा है, इतने का सपोज ऐसा है। क्लियर हुआ बच्चों? दैट मीन्स अगर मैक्रो लेवल पे जाओ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मैक्रो लेवल मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का वॉल्यूम लोगे, कोई वॉल्यूम लोगे, इतना बड़ा वॉल्यूम लोगे तो किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर हो जाएगा। लेकिन माइक्रो लेवल पे जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो माइक्रो लेवल पे स्मॉल वॉल्यूम मे हैव मैग्नेटिक मोमेंट इन सर्टेन डायरेक्शन। कुछ का इधर, कुछ का इधर, कुछ का इधर। यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम लिए तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे लिए तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे लिए तो इधर हो जाएगा। माइक्रो लेवल पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट मे नॉट बी जीरो। If external field is applied, if external field is applied, बच्चों जो अलाइनमेंट ये होता है वो 2 टाइप का होता है। जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है देयर आर 2 मैकेनिज्म। कोई बच्चे को याद है क्या? One that is called domain alignment. मुझे लग रहा है कि तुम लोग लिख नहीं रहे हो,
क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा। देखते हैं बच्चा बैठा है कि नहीं बैठा। साक्षी पाटिल क्लास के सामने बैठी हो या नहीं हो? साक्षी? हाँ हाँ सर। ठीक है। इसके बारे में पहले कभी पढ़ी थी ये सब स्टेटमेंट जो मैं अभी बोल रहा हूँ? डोमेन अलाइनमेंट, डोमेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैच वाइज होता है। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है मैकेनिज्म मैग्नेटाइजेशन का? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया इधर बच्चों, इसका डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ये क्या होगा? पूरा डोमेन थोड़ा अलाइन हो जाएगा, इधर अलाइन हो जाएगा। ये इधर है तो ये थोड़ा इधर अलाइन हो जाएगा। दैट मीन्स दिस होल के पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगा और जो एप्रिसिएबल होगा, बड़ा अमाउंट होगा। दूसरा मैकेनिज्म एनीवन नोज? चैतन्य को तो पता होगा। बच्चों इस बार JEE मेन में आया है। मेंस वाले प्रसाद गीते, तुझे याद आ रहा है? मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। और इस बार JEE मेन में आया था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है उसका क्या मैकेनिज्म है। दूसरा जो होता है बच्चों, डोमेन ग्रोथ होता है। डोमेन ग्रोथ का मतलब, सपोज एक्सटर्नल फील्ड हमने ये अप्लाई किया है B, जो डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो डोमेन क्या करने लगता है? ग्रो करने लगता है, और दूसरा वाला छोटा होने लगता है। नहीं, जैसे अभी देखो बीजेपी की सरकार है, तभी उनका डोमेन ग्रोथ हो रहा है। कैसे बताओ, कैसे हो रहा है ग्रोथ बच्चों? अब ये बीजेपी की सरकार है और ये कांग्रेस है, क्या हो रहा है? डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट फॉर्म करे। नहीं, बाकी लोग जो है ये सब गवर्नमेंट ये सब है। अब जैसे ये हो गया माधवराव सिंधिया जी, पहले थे कांग्रेस में। अब देखिए बीजेपी की सरकार है, इधर फील्ड है, अब ये ना इसमें चले गए, इनका डोमेन बढ़ गया, अब ये इसके साथ हो गए, इनका फॉलो करने लगे। जितेंद्र प्रसाद है, अभी अभी शामिल हो गए, इधर आ गए। मतलब ये सब क्या होने लगे? दूसरे डोमेन वाले सब इधर होने लगे, इसके साथ आने लगे। यार इसी की सरकार, इसी में रहने में फायदा है। तो इसको बोलते हैं बच्चों डोमेन ग्रोथ। क्लियर? ओके बच्चों, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हमने किया तो दो मैकेनिज्म बताया, इन दोनों से होगा बाय, चाहे जिस मेथड से भी हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, और मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होता है, काई बड़ा होता है। अब बताते हैं बच्चों कि यहाँ पे इंटेंसिटी हमने H अप्लाई किया, इंटेंसिटी क्या अप्लाई किया? H, और मैग्नेटाइजेशन हो गया I, मैग्नेटाइजेशन हो गया I। तो बच्चों नेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? H और प्लस I। नेट इंटेंसिटी कुछ ऐसा बिहेव करेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इन दोनों का समेशन होगा, लेकिन H और मैग्नेटिक का समेशन इक्वल है, तो H ये हो जाएगा बच्चों B/μ0। ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जनरली ऐसे क्या होता है कि जो नेट इंटेंसिटी है ये तो इनवेरिएबल है बच्चों, ये वैरी नहीं करता है। तो H वर्मा में
लिखा हुआ किसी बुक में देखोगे तो यहाँ पे लिखा था H इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B हो गया तो B बाई म्यू नॉट और माइनस आई, बिकॉज B बढ़ गया इस I के कारण। बट ऐसे लिखने में बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे बताता हूँ कि जो नेट B होगा बच्चों H के कारण होगा और मैग्नेटाइजेशन के कारण होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो H प्लस आई दैट इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट। बुक में ऐसे लिखा रहता है, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, इसको ले आओगे तो यही हो जाएगा जो मैंने लिखा है। तो यहां से यहां ले लो और फिर यहां के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। B इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्लस आई, आई इज इक्वल टू मैंने बताया काई इंटू एच सो B इज इक्वल टू हो गया बच्चों म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच। काई अलग होगा, B अलग हो जाएगा, H विल रिमेन सेम, और इसको बच्चों बोलते हैं म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? म्यू आर। 1 प्लस काई, बच्चों ये फॉर्मूला याद रख लेना है। और म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई विच इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिएबिलिटी, क्या बोल दिया मैंने? परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी, और दिस इज कॉल्ड म्यू, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो कोई बताएगा बच्चों म्यू आर जो होगा फॉर डायामैग्नेटिक क्या होगा? लेस देन 1। डायामैग्नेटिक के लिए म्यू आर क्या होगा? स्लाइटली लेस देन 1। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या, सॉरी पैरा के लिए क्या होगा म्यू आर? ग्रेटर देन 1। बहुत बढ़िया, लगता है अपूर्वा ने बहुत दिन बाद बोली है। और फेरो के लिए म्यू आर मच मच ग्रेटर देन, बड़ा क्वांटिटी होगा। बच्चों ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, यही सब पूछेगा। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों? ये पूरा लिख लिया, 1 प्लस का Yes, sir. फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, रट्टा मार लो, जैसा नहीं कि सर याद कर रहा हूँ लिख रहा हूँ, अभी का भी याद हो जाना चाहिए। कितना बार पढ़ोगे दोबारा? इतना स्लो स्लो तो पढ़ा है। इतना दिल से पढ़ाता हूँ, गाड़ी करके पढ़ाते नहीं सर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक, सर मैंने आपको थोड़ी ना बोला। चलो तो गार्गी समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। कुछ लगा आज, कुछ नया सीखा? एनीथिंग न्यू? यस सर, सारा ही न्यू। क्या नया सीखा आज गार्गी? सब कुछ सर, 12th में तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा पढ़ाई नहीं था, चलो कुछ तो अच्छा बोलिए। मानसी गावस्कर, यस सर। तूने कुछ नया सीखा? हाँ सर। एक चीज बता दे आज जो नया सीखा, कुछ भी। सर हाँ सर, वो जो आपने डोमेन्स के बारे में बताया था वो न्यू था मेरे लिए, मैंने नहीं पढ़ा था पहले। अच्छा ठीक है। चलो बच्चों, तो अभी हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये सब डिस्कस कर लिया, काई डिस्कस कर लिया,
रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी परमिएबिलिटी डिस्कस कर लिया। ये मैंने कहा बच्चों कि रैंडम होता है पैरामैग्नेटिकली। अच्छा, हमने कहा था कि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, अच्छा एक चीज देखना, एक होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई और एच को क्या बोले, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये ना हम भी कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, या इसी को ना ये भी बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देख लेना तो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और बी को क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चीज बताना आप, सपोज देयर इज ए एक्सटर्नल फील्ड, ये सवाल भी आता है बच्चों, एक एक्सटर्नल फील्ड में मटेरियल रखा हुआ है, तीन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, बच्चों ये पहला मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल और ये तीसरा मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, विच मटेरियल इज विच। सबसे पहले मैं पूछता हूं प्रतीक से, प्रतीक इसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, 1, 2 और 3, प्रतीक। यस सर। डायामैग्नेटिक कौन सा है प्रतीक, वो प्रतीक कुछ नहीं पढ़ रहा है। यश शातपुते, विच वन इज डायमैग्नेटिक, अच्छा प्रतीक ने आंसर किया है, गुड। यश शातपुते, विच वन इज डायमैग्नेटिक, यश गुर्जर, विच वन इज फेरोमैग्नेटिक, विच वन इज फेरोमैग्नेटिक, यश शातपुते। फेरोमैग्नेटिक बच्चों ये है, देखो ये सारे फील्ड लाइंस को पुल कर लिया अपने तरफ, यहाँ पे फील्ड लाइंस डेंसिटी बहुत बढ़ गया है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा है और यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है। सो दिस इज डाया, आई थिंक जिसको नहीं समझ में आया बेकार ही क्लास कर रहे हो यार, दिस इज पैरा
and this is फेरो। चैतन्य सही बताया ना? चैतन्य? हाँ सर, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ मैंने देखा तुम्हारा मैसेज। तूने प्रतीक को भी मैसेज किया था? नहीं सर। नहीं, प्रतीक ने तुझे मैसेज किया था? नहीं सर। ठीक है। इसे करके देखो तो मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा चैट बॉक्स में। सेटिंग हमारा है कि तो नहीं? सिर्फ आपको नहीं जाती। नहीं जाती। गार्गी ट्राई करते रहती है अपूर्वा को मैसेज करने का। आजकल बात हो रही है दोनों की, नहीं हो रही है? गार्गी यस सर। खाना वाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है आजकल? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर वर्सेस काई। Chi is related to what? Chi is related to susceptibility, is related to how easily magnetic moment, magnetic dipoles will align in the direction of external field. How easily it will align. बच्चों अगर टेम्परेचर्स बढ़ा देंगे क्या लग रहा है? काई क्या होगा? इजिली अलाइन होगा या डिफिकल्ट होगा अलाइन करना? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए बच्चों तो अलाइन करना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होगा बच्चों, डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा ना, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जेटिक होगा तो काई क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड फॉर पैरामैग्नेटिक काई इज proportional to 1 upon temperature. Chi is proportional to 1 upon temperature या chi is equal to लिख दें some C by T and this is called Curie law. लिख लो इसको, this is called Curie law. Is it clear? C is called Curie's constant. That is different for different material. Next लिखो for फेरो। फेरोमैग्नेटिक में कुछ काय ऐसा टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंस नहीं होता है शुरुआत में, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिए, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो उसमें भी रैंडमनेस आ जाता है बच्चों, है ना? वो भी अब अलाइनमेंट नहीं रह जाता, मतलब डोमेन टाइप का नहीं रहता, वो भी कैसा बिहेव करने लगता है फिर? एज ए पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। पैरामैग्नेटिक। तो हायर टेम्परेचर पे फेरो विल आल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक पैरा, और उसका जो काई होता है दैट इज इक्वल टू सम सी डैश अपॉन टी माइनस टी नॉट। टी नॉट के जगह पे टीसी भी बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हमने डिस्कस कर लिया। और आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूं मैं। इसमें एक चीज अभी छूट गया है, दैट इज हिस्टैरिसीस लूप।
और कौन सा मटेरियल, एक दो चार एग्जांपल, कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, ये एग्जांपल से कुछ याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कुछ उसके बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर की डायमैग्नेटिक को हम कैसे पहचानेंगे, दो मैग्नेटिक पोल में अगर रखेंगे तो वो कैसा बिहेवियर होगा, कैसा अलाइनमेंट होगा, कुछ चीजें हैं। सो आइदर यू कैन रीड फ्रॉम एच वर्मा या बुकलेट्स जो होंगे तुम्हारे पास। हिस्टेरेसिस लूप के बारे में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, सॉफ्ट हार्ड आयरन क्या होता है, ये सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। बस 10 मिनट का बचा हुआ।